हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी आगे आने वाले कमिंग चैप्टर्स में। तो यहाँ पे आप एक बेसिक बातें आप जान जाएंगे कि आखिर हमें किस प्रकार की डिविडेंड पॉलिसी रखनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ बात की गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका जो एफएम का पेपर होता है, एफएम के पेपर में 45 मार्क्स के अराउंड आपकी थ्योरी पूछी जाती है और 55 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिएगा कि चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर जो और भी चैप्टर 11 है, चैप्टर 12 है, ये सब जो थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं, प्लीज़ थियोरेटिकल चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि साहब हो सकता है कि वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं डिविडेंड पॉलिसी के बारे में कि आपको डिविडेंड पॉलिसी कैसी रखनी चाहिए। सिंपल सी बात यहाँ पे ये हो रही है कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उसको उसमें से कितना रुपया डिविडेंड के रूप में बांट देना चाहिए। सपोज दैट कोई कंपनी 100 रुपये साल भर में कमाती है, तो क्या उसको 100 का 100 रुपया डिविडेंड में बांट देना चाहिए। बस यहाँ पे हम यही जज करने की कोशिश करेंगे। एक मैं 3 बातें आपको बताता हूँ ताकि आपको एक बेसिक दिमाग में चलती रहे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 100 रुपये कमाए और 100 के 100 रुपये आपने डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को बांट दिए, इससे एडवांटेज क्या है? इससे एडवांटेज ये है कि हाँ, आपके शेयर होल्डर्स के मन में कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हाँ, ये कंपनी अच्छी है, मुझे हर साल क्या देती है, मुझे हर साल डिविडेंड दे रही है। लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या है? अच्छा, इसके इस एडवांटेज से और क्या फ़ायदा होगा कंपनी का? एक अच्छा फ़ायदा कंपनी का ये होता है डिविडेंड बांटने से कि बाद में अगर कंपनी और न्यू शेयर्स इशू करना चाहती है, बाद में मान लो बीच में कभी, लोग बोलेंगे भाई इस कंपनी में लगाओ पैसे यार, ये कंपनी के शेयर्स। अच्छा, कंपनी जब महंगे शेयर्स बेचेगी तो भी लोग लेंगे, क्या बोलेंगे भाई लगाओ पैसे भाई, क्योंकि ये कंपनी क्या देती है, अच्छे खासे डिविडेंड देती है, तो लोग इसमें पैसे लगाएंगे। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि जो कंपनी 100 रुपये कमा रही है साल भर में, 100 का 100 रुपये डिविडेंड के रूप में बांट दे रही है, तो उस कंपनी के पास क्या कुछ भी पैसा अपने पास बचा री इन्वेस्ट करने के लिए? अगर उसका मन है कि जैसे मान लीजिए अभी वो सोप बना रही थी और उसका मन है कि मैं टीवी बना के भी मार्केट में बेचूं, तो क्या इसके पास पैसे बचेंगे कि ये टीवी के मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा सके? तो आंसर इज़ नो, इसके पास पैसे नहीं बचेंगे। तो भाई पैसे कैसे बचते? जब इसी में से कुछ पैसा, मतलब 100 रुपये मैंने माना, 100 करोड़ मान लो इसको, अगर इसी में से कंपनी कुछ पैसा साहब यहाँ क्या करे, इसमें से 70 रुपये वो रख ले और 30 रुपये डिविडेंड के रूप में 30 करोड़ बांट दे, 70 करोड़ रुपये बचा लेगी, तो 70 करोड़ करते करते साहब कंपनी का एक अच्छा खासा फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर सकती है। ये मैंने एक पहलू बताया कि हाँ भाई, कंपनी अगर डिविडेंड बांटेगी तो ये सब चीज़ें मैं बता था। तो अब मैं आपको एक बड़ी बात और बता देता हूँ कि कंपनी जो डिविडेंड बांटती है ना, उसके पीछे लॉजिक देखना। अगर कोई कंपनी 100 रुपये कमा रही है और अगर वो हर साल डिविडेंड अच्छा खासा बांट रही है साहब, तो वो कंपनी बहुत लॉन्ग टर्म नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वो पैसे को साहब अगर उसको कहीं फैक्ट्री लगानी तो अच्छा खासा एक्सपैंड नहीं कर पा रही है। ये एक बेंचमार्क है या कैसे कहने वाली बात है कि जब भी कोई कंपनी बहुत ग्रोथ स्टेज पे हो तो कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी को अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए, अलग अलग चीज़ें और भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। उस पैसे को उसको बांटना बिल्कुल नहीं चाहिए, पूरे पैसे को रख करके उसे आप उसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए कहीं ना कहीं, ताकि हर जगह से कुछ ना कुछ पैसे आएँ। और बाद में होता क्या, ध्यान दीजिएगा, सोचिए अगर आप मान लीजिए कॉपी बनाते थे और मान लीजिए आप कॉपी में ही रह गए और आप खूब प्रॉफिट कमा रहे थे, डिविडेंड बांटते रहे, भविष्य में ऐसा हुआ कि पूरे स्कूल्स में कॉपियाँ बंद हो गई और सिर्फ टैब चल रहा है, पीसी चल रहा है, तो क्या होगा, ये कंपनी तो बाद में बंद ही हो जाएगी ना। तो अभी तो डिविडेंड कमा लिए, बाद में कमा पाएंगे क्या? नहीं कमा पाए। लोगों के लाखों रुपए जो शेयर्स में लगे हुए सब क्या हो जाएंगे, सब डूब जाएगा। तो बेटर क्या है? बेटर ये है कि ये कंपनी जब ग्रोथ स्टेज पे हो, तो कंपनी जब प्रॉफिट कमा रही हो, तो उसमें से कुछ पैसा उसको री इन्वेस्ट भी करते रहना चाहिए और कुछ पैसा उसको डिविडेंड भी बांट देना चाहिए। मतलब एक कंपनी को बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, ये बात यहाँ पे कही गई। वैसे सही बताऊँ तो ग्रोथ स्टेज पे 0 डिविडेंड देना चाहिए और जब कंपनी नॉर्मल चल रही है तो उसको कंपनी को ठीक ठाक डिविडेंड देना चाहिए। कंपनी ग्रोथ पे हो, खूब पैसा कमाए, खूब इन्वेस्ट कर दे, कहीं कहीं फैक्ट्री लगा दे, कुछ कुछ लगा, ताकि हर जगह से जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है यही इन्वेस्टर जो शेयर होल्डर है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा और बाद में उसको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। ये एक मैंने व्यू बताया आपको, यहाँ पे क्या बातें होने वाली है। अब मैं आपको बहुत सारी गहराई की बातें भी अगले पेज पे बताता हूँ।
डिविडेंड डिसीजन के बारे में मैं बात की, यहाँ पे एक हम आगे जा कर के बात करेंगे M&M के बारे में, M&M मिलर के बारे में बात करेंगे, तो वो मैं बात डिस्कस बाद में करूँगा क्या है ये कहानी और हम कैसे इसको पढ़ेंगे। डिविडेंड डिसीजन वी हैव ऑलरेडी सीन इन द चैप्टर ऑन सोर्स ऑफ फाइनेंस, हमने वहाँ पे देखा है कि रिटेन्ड अर्निंग, रिटेनिंग क्या होता है, जो प्रॉफिट हम कमाते हैं उसको जो हम अपने पास रख लेते हैं, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग, आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर बोथ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर आप कोई भी काम हो तो आप यहाँ से पैसे रेज कर सकते हैं साहब। दे आर नॉट एन, दे अब इसे क्या लिखा है, इस पैसे को इस्तेमाल करने पे साहब कोई कॉस्ट हमारी नहीं लगती है। इस पैसे को लगाने पे कॉस्ट क्यों लगती है? ऑब्वियस सी बात है, ये पैसा हम कहीं से हम कर्ज तो ले नहीं रहे। हाँ ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि हमने अगर इसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया होता तो वहाँ से रिटर्न कमाते। तो यहाँ नॉर्मली कहना चाह रहे हैं कि उस चीज़ को थोड़ा सा दो पर इग्नोर करेंगे। तो क्या लिखिए बात, दे हैव नो इशू कर, इसको लेने के लिए आपको कोई अलग से खर्च नहीं करना पड़ता। ऑब्वियसली पड़ा हुआ है, उठा लिया, फट से यूज़ कर लिया। दे आर फ्लेक्सिबल, दे डोंट नीड टू बी अप्लाइड फॉर, इसको लेने के लिए कहीं आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता। दे डोंट रिजल्ट इन डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, मतलब जब आप इस पैसे का इस्तेमाल करते हो तो आपका जो कंट्रोल होता है कंपनी का, उस पर कोई डाइल्यूशन नहीं होता है। ज़रा डाइल्यूशन की मीनिंग समझ लीजिएगा। अगर एक कंपनी है, इसके अंदर पहले 10 शेयर होल्डर हैं और ये लोग 10 मतलब 10,000 शेयर मान के चलिए, 10,000 शेयर होल्डर्स है, कंपनी के 50,000 करोड़ का बिजनेस है। अब इन लोगों ने पैसे लगाए हुए 10,000 शेयर होल्डर ने। अगर कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने रिजर्व्स का पैसा ही इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को और बड़ा कर लिया, तो इन्हीं 10,000 शेयर होल्डर्स के हाथ में ही ये दूसरी कंपनी भी चल रही है। लेकिन सोचिए अगर कंपनी ऐसा कर दे कि भाई कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो पैसा था, पैसा रेस कर दिया कहीं दूसरी सोर्सेज से। कहाँ से रेस किया? कंपनी ने पैसा रेस कर दिया और न्यू शेयर इशू कर दिए। जब कंपनी न्यू शेयर इशू करेगी तो और भी बहुत सारे नए शेयर होल्डर्स आ जाएंगे। पहले जब कोई कंपनी में फैसला हुआ करता होगा तो सिर्फ इन्हीं लोग की चलती होगी, और ये इन लोगों में से अगर मान लीजिए ये जिसमें मैंने लिखा है 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, इसमें से अगर 6 शेयर होल्डर्स अगर कुछ कहते, 6,000 शेयर होल्डर्स कुछ कह देंगे, मतलब मोर देन 50% लोग अगर कुछ कह देंगे तो वो चीज़ रेजोल्यूशन पास हो जाता करता होगा और वो काम हो जाया करता होगा। लेकिन सोचिए अगर 10,000 शेयर होल्डर्स और 20,000 नए शेयर होल्डर्स और आ गए या 30,000 शेयर होल्डर्स और आ गए, तो सोचिए अब एक बंदे, जो एक सिंगल बंदा है या जो एक बंदा है, उसका जो कंट्रोलिंग पावर है कंपनी पे वो क्या हो गया, वो साहब कम हो गया। इसी कम को कहा जाता है, जो अभी ये उनकी पावर जो कम हो रही है हर एक बंदे की, वो क्या हो रही है, वो डाइल्यूट हो रही है। क्या हो रही है? वो डाइल्यूट हो रही है। एक नॉर्मली से इंग्लिश की अगर बात कहूँ तो नॉर्मली अगर आपके घर में आप बैठे हुए हैं, तभी दूध वाला आता है, दूध वाला पानी, जो दूध लेके आता है साहब, और उसमें बहुत सारा पानी मिला हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। आप अगर अपनी मम्मी के पास गए, मम्मी ने से आपने कहना है कि मम्मी ये दूध बहुत ही पतला है, क्या कहना है आपको कि मम्मी ये दूध बहुत ही पतला है, तो आप अपनी मम्मी से क्या कहोगे? अगर आप इंग्लिश में कहोगे तो मम्मी से क्या कहोगे? मम्मी दिस मिल्क इज़ डाइल्यूटेड, दिस मिल्क इज़ डाइल्यूटेड, इज़ वेरी डाइल्यूटेड और डाइल्यूटेड। तो आप ये वर्ड इसलिए कह रहे हो क्योंकि इस मिल्क के अंदर जो इस नॉर्मली पानी और मिल्क दोनों है, इसके अंदर मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत कम है। तो आपने क्या कहा? द मिल्क इज़ डाइल्यूटेड, मतलब यहाँ पे वही बात जो कंट्रोल है साहब क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इतनी सी बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ठीक। आइए आगे की बात देखते हैं। However, for a company decision to use retained earning as a source of finance will have a direct impact on the amount of डिविडेंड इट विल पे टू शेयर होल्डर्स। और जो कंपनी का फैसला है कि हम रिटेन्ड अर्निंग का इस्तेमाल करेंगे, अगर कंपनी रिटेन्ड अर्निंग का इस्तेमाल करेगी तो उसका असर किस पे पड़ेगा? डिविडेंड आप कितना दे रहे हो उस पर असर पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, रिटेन्ड अर्निंग इस्तेमाल कर लोगे तो डिविडेंड देने के लिए पैसे बचेंगे ही नहीं। द की क्वेश्चन इज, इफ अ कंपनी चूजेस टू फंड अ न्यू इन्वेस्टमेंट बाय अ कट इन डिविडेंड, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो अगर ऑब्वियसली बात है, अगर कंपनी साहब नया इन्वेस्टमेंट चूज़ कर ली, वहाँ पैसे लगाने हैं डिविडेंड काट करके, तो उसका असर क्या पड़ेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पे। बस हम यही बात यहाँ पे सीखने वाले हैं कि क्या असर पड़ेगा शेयर होल्डर्स पे। इसके बारे में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए गए हैं। एक कहा गया है कि डिविडेंड इररेलेवेंसी थ्योरी। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया डिविडेंड देने से आपके इस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये कौन कहता है? ये मॉडिगिलानी और मिलर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी हम चैप्टर नंबर 17 में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल बातें करेंगे। मॉडिगिलानी और मिलर जो है ना, इन्होंने बहुत अजीब से, ध्यान दीजिएगा, सबसे मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। मॉडिगिलानी और मिलर ने जो एजम्पशंस लिए हुए हैं वो टोटली इलॉजिकल लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके जो एजम्पशंस हैं वो कैसे हैं? टोटली इलॉजिकल हैं। स्पेलिंग लिख दी, टोटली इलॉजिकल हैं साहब इनके एजम्पशंस।
वो एजम्पशंस ऐसे हैं साहब कि आप सोचोगे कि ये मतलब ये तो पॉसिबल भी नहीं है। ऐसे एजम्पशंस के बेसिस पे इन्होंने अपनी थियोरी बनाई हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, मोडिग्लियानी मिलर थियोरी को करेक्शंस किया गया है बाद में, वो भी चीज़ें आपकी किताब में लिखी हुई है, मैं सब कुछ बातें चैप्टर नंबर 17 में दिखा दूंगा। अब मोडिग्लियानी मिलर मानते क्या है? वो ये मानते हैं कि जो इकोनॉमी है वो एक परफेक्ट मार्केट है। आपने भी आई थिंक क्लास 11th या क्लास 12th में पढ़ा होगा कि परफेक्ट मार्केट क्या होता है। परफेक्ट मार्केट, विश्वास मानिए, ये एक हाइपोथेटिकल मार्केट, एक काल्पनिक बातें, काल्पनिक मार्केट जो असली में धरती पर कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। यहाँ क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भैया कोई टैक्स नहीं होता है, कोई टैक्स नहीं होता असली में, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होता। मतलब आप अगर शेयर्स को, किसी सामान को बेचो, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगा। नो मार्केट इम्पैक्ट, मतलब सभी के पास जितने भी शेयर होल्डर्स, जितने भी मार्केट में सप्लायर हैं, जो कंपनी वाले कस्टमर्स हैं, सबके पास सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन है। सबके पास सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन है, मतलब सबके पास साहब यहाँ पे ऑल इंफॉर्मेशन हैं। और सभी लोग क्या है? बहुत ही ज़्यादा रैशनल हैं। रैशनल मतलब क्या होता है साहब? रैशनल मतलब वो सब लोग जानकार हैं, वाइज पर्सन, विजडम पर्सन हैं। ये सब एजम्पशंस यहाँ पे मानी जाती है। ये कहते हैं कि भैया अगर आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। क्यों बुरी बात नहीं? लॉजिक देखिए, वो ये जो लॉजिक दिया है वो लॉजिक सही दिया है। क्या लॉजिक दिया? देखिएगा, सोचिए मैंने किसी व्यक्ति को, अपने शेयर होल्डर को, मैं कंपनी हूँ, मैंने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया, तो ऑब्वियस सी बात है मैं पैसे क्या करूँगा? मैं पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जब पैसे को मैं इन्वेस्ट करूँगा मेरी कंपनी और बड़ी हो जाएगी। जब जितनी बड़ी मेरी कंपनी होगी साहब, उतने ज़्यादा क्या हो जाएंगे? मेरे शेयर्स महंगे हो जाएंगे मार्केट में। भैया कि यार ये कंपनी तो बहुत बड़ी है, इस कंपनी के शेयर्स के डूबने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे शेयर्स और महंगे हो जाएंगे। तो इनका कहना ये है कि अगर किसी बंदे के पास 100 शेयर हैं, वो अगर 5-5 रुपये के एक शेयर थे उसके पास, तो कुल मिला के उसके पास अगर मान लीजिए रेट था 10 रुपये के हिसाब से, 100 शेयर्स थे 5 रुपये के हिसाब से, तो ये हो गया 500 रुपया। तो साहब अगर उसके शेयर्स महंगे हो जाते हैं कंपनी बड़ी हो जाने की वजह से, और उसके एक शेयर के दाम 20 रुपये हो जाता है, तो 100 × 20 हो गया कितना साहब? 2000 रुपया। अगर उस बंदे को पैसे की ज़रूरत है तो क्या करेगा? वो अपने से उसमें से कुछ शेयर, 100 शेयर में से 10 शेयर बेच देगा। 10 × 20 दैट इज़ 200 रुपये के शेयर्स बेच देगा, अपना घर के काम कर लेगा ना वो। ऐसा आप क्यों सोचते हो कि डिविडेंड देना जरूरी है? तो ये लॉजिक इन्होंने दिया है कि भाई डिविडेंड मत दो, कंपनी को ग्रो कराओ, और जो पैसे बढ़ जाएंगे वो अपना खुद ही उन शेयर्स को बेच करके अपना काम घर का कर लेगा। ये बात यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश की है। ज़रा समझते हैं क्या बातें हैं। The dividend irrelevancy theory puts forward by Modigliani and Miller argues that in a perfect capital market, existing shareholders will only be concerned about the increasing their wealth. Wealth मतलब यहाँ पे ध्यान देना, बार बार बात हो रही है शेयर्स के प्राइस की। वो उनका कहना है कि शेयर होल्डर्स इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि उनके शेयर्स क्या करें, प्राइस बढ़ जाए, बट विल बी इनडिफरेंट, मतलब उनको कोई असर नहीं पड़ेगा एज टू वेदर दैट इंक्रीज कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और थ्रू कैपिटल ग्रोथ। अब शेयर होल्डर, ये इनका कहना है कि शेयर होल्डर्स को आप चाहे डिविडेंड के रूप में पैसा दे दो या उनके कैपिटल ग्रोथ, मतलब शेयर की प्राइस बढ़ा दो। मैंने कहा ना 5 रुपये से 20 रुपये, तो घुमा फिरा पैसे तो मिल ही गए ना उसको। एज ए रिजल्ट कंपनी कैन पे एनी लेवल ऑफ, इनका मानना है कंपनी किसी भी लेवल का डिविडेंड दे सकती है विथ एनी फंड शॉर्टफॉल बीइंग मेट थ्रू न्यू इक्विटी इशू। और अगर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी नए शेयर्स इशू कर देगी और वहाँ से कंपनी पैसा रेज कर लेगी, प्रोवाइडेड इट इज़ इन्वेस्टिंग इन ऑल अवेलेबल पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स। लेकिन और कंपनी क्या करती रहे? कंपनी जो भी पैसा पा रही है कहाँ लगाए उसको? ऐसी जगह, फैक्ट्री में ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करे जहाँ पे एनपीवी क्या है? पॉजिटिव। आई होप मैंने आपको याद बताया था, PVI माइनस PVO दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ NPV, है ना। कितना पैसा हमने कमाया, कितना पैसा हमने खर्च किया, जो मिलेगा वो क्या होना चाहिए? वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तभी कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए। एन इन्वेस्टर रिक्वायरिंग a dividend could manufacture their own by selling part of their shareholding। कंपनी जिसको डिविडेंड चाहिए वो डिविडेंड खुद ही बना सकता है। कैसे बना लेगा डिविडेंड? मतलब वो डिविडेंड तो नहीं बना सकता, मतलब वो अपने शेयर्स को बेच करके, जो जितने पैसे डिविडेंड में मिलते हैं उतने ही पैसे वो शेयर्स को बेच करके बना लेगा। Equally, an shareholder wanting retention when dividend is paid can buy more share with the dividend receive। और अगर उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो क्या होगा? तो कंपनी जो उसके शेयर्स के प्राइस बढ़े हैं उसमें से कुछ शेयर को बेच करके और क्या कर सकता है? वो और शेयर्स नहीं, यहाँ के लिए शेयर होल्डर वांटिंग रिटेंशन डिविडेंड, ओके। और अगर साहब कोई अगर वो रिटेन करना चाहता है ना, वांटिंग रिटेंशन, शेयर होल्डर वांटिंग रिटेंशन व्हेन डिविडेंड इज पेड, डिविडेंड जब दिया गया और वो चाहता है कि नहीं उसको डिविडेंड नहीं चाहिए, क्या कर सकता है वो? और डिविडेंड अगर कंपनी जब भी देगी तो क्या करे? वो उस डिविडेंड को बेच कर, डिविडेंड की हेल्प से क्या करे? वो नए शेयर खरीद ले। इतनी सी बात यहाँ पे
कही गई है। मोस्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म की बात यहाँ पे थोड़ी सी स्टार्ट की है इन्होंने। मोस्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म थ्योरी सराउंड्स दैट अजम्पशंस ऑफ द परफेक्ट कैपिटल मार्केट। सबसे बड़ा जो अजम्पशन, में ध्यान दी ये सब बातें सही है उनकी, पता है इसके पीछे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। सबसे बड़ा अजम्पशन जो उनका है वो है, मैंने बताया कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट वाला अजम्पशन, कि भैया परफेक्ट कैपिटल मार्केट, अरे भैया परफेक्ट कैपिटल मार्केट धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। इसमें आपको याद होगा, आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा कि जिसमें सबके पास सब इन्फॉर्मेशन होती है, थोड़ी सी प्राइस अगर कोई चीज़ की बढ़ जाएगी तो लोग डिमांड करना ही बंद कर देंगे, है ना, ऐसी बातें होती हैं, जबकि ये सब सच्चाई में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। Dividend irrelevancy theory, MM theory states that the provided a company is investing in a positive NPV project, it will make no difference to, इनका ऐसा मानना है कि शेयर्स को असर नहीं पड़ेगा when the projects are funded via cut of dividend or by the obtaining additional funds from the outside। कंपनी साहब यहाँ पे वही सब बात ऊपर लिखी है, वो सब लिखी हुई है, कंपनी चाहे तो डिविडेंड कट कर सकती है। As a result of obtaining outside finance instead of using retained earnings, there would be a reduction in the value of each share। ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी साहब बाहर से पैसा लेस करती है ना, और अपने घर का अपना रिटेन्ड अर्निंग इस्तेमाल नहीं करती है, तो उससे क्या होता है साहब, उससे साहब कंपनी के शेयर की प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि कंपनी क्या करती है, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं। ओवर एम आर्ग्यूड दैट दिस रिडक्शन वुड इक्वल द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड, देयर बाय मीनिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ वाज अनअफेक्टेड बाय फाइनेंसिंग डिसीजन। मेरा कहना ये है साहब, आप कहीं से भी पैसा लो उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, इनका कहना है। रेसिड्यूअल थ्योरी की बात करते हैं। रेसिड्यूअल थ्योरी क्या कहता है? रेसिड्यू मतलब होता है साहब बचा खुचा। रेसिड्यू का मतलब क्या होता है? बचा खुचा, जो कि बाद में रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग पार्ट। आपने जब, मैंने कहानी आपको याद है सुनाई थी कि हम खाना जब बनाते हैं चूल्हे पे, तो उस पर जब लकड़ी से खाना बनाते हैं, लास्ट में क्या बचा, राख बचती है। तो लास्ट में जो राख बचती है साहब, वो क्या होता है, वो रेसिड्यूअल होता है, रेसिड्यू बचा हुआ। तो उसमें ये थ्योरी क्या यहाँ पे कह रही है, ये कह रही है भैया कंपनी को, जब कंपनी पैसा कमाती है, खूब सारा पैसा कमाई है कंपनी, तो कंपनी को जो पैसे रेसिड्यू के फॉर्म में बचे हैं, मतलब आपने 2000 करोड़ रुपए कमाए एक साल में प्रॉफिट, आपने अच्छे जहाँ पे आपको लगे आपने हर जगह इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको लग रहा है कि यार और कहाँ इन्वेस्ट करूँ, अब तो और कोई बढ़िया इन्वेस्टमेंट दिख नहीं रहा है। तो जो बचे हुए पैसे, मान लीजिए 2000 करोड़ में से अगर 180 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, तो आप इस 180 करोड़ रुपए क्या करिए, इस 180 करोड़ रुपए को डिविडेंड के फॉर्म में बेच दीजिए। मतलब इनका कहना ये है कि जब आपको लगे कि अब कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा बेहतरीन दिख नहीं रहा है जहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जब बचे खुचे पैसे के ही हमें डिविडेंड में देना चाहिए। अपना इन्वेस्टमेंट को छोड़ करके हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम डिविडेंड बांटने में लगे रहें और अच्छे खासे महंगे अच्छे प्रोजेक्ट्स हम क्या कर दें, छोड़ दें साहब। लिखी है बात, दिस थ्योरी इज क्लोजली रिलेटेड टू द एमएमएम, रिकॉग्नाइजेज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग न्यू फाइनेंस। और ये रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ, हम जब कॉस्ट कहीं से बाहर से पैसा रेज करेंगे तो उसका एक कॉस्ट होता है। इट आर्ग्यूज दैट डिविडेंड देमसेल्फ आर इंपॉर्टेंट बट द पैटर्न ऑफ देम इज नॉट। कब दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वी विल सी इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर दैट द मार्केट वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा, बार बार चैप्टर नंबर 17 के बारे में बात करें, वहाँ हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वी विल सी इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर विल इक्वल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। This residual theory argues that provided the present value of dividend stream remains the same, the timing of dividend payment is irrelevant। ये क्या कहते हैं साहब कि पैसे, देखो ये पैसे जो हैं, जो आप अब डिविडेंड अभी पाते, अगर यही पैसा इसी का प्रेजेंट वाला, ध्यान दीजिएगा, जो फ्यूचर में पालो तो क्या बुरा है। मतलब इनका कहने का ये, जो यहाँ पे आपको साहब बाद में जब शेयर्स की प्राइस बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है उसमें इन्फ्लेशन ऑलरेडी शामिल होगा। इनका कहना ये है साहब कि आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही क्या करोगे, अपना पैसा पा जाओगे, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, वी विल सी इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या लिख पढ़ेंगे, दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स विल इक्वल, वो बराबर रहेगा द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश। जो फ्यूचर में आपका कैश फ्लो होने वाला है उसके बराबर ही रहेगा। इट द रेसिडुअल थ्योरी आर्ग्यूज दैट द प्रोवाइडेड द प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड स्ट्रीम रिमेन्स द सेम, द टाइमिंग ऑफ डिविडेंड। किसी भी ऑब्वियस बात है, जब आपको दिख रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू सेम ही होने वाली है, वो पैसा कभी भी मिले, आज मिले कल मिले, तो वो इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके मिलेगा, तो टाइमिंग का कोई यहाँ पे इशू नहीं है सर। It follows that only after a firm has invested in all positive NPVs, सब नॉर्मली पढ़ लीजिएगा। However, this theory still takes some assumption that may not be deemed realistic. This includes कुछ assumption ऐसे हैं जो realistic नहीं लगते, that is no taxation नहीं होता है, और मार्केट कैसी है, मार्केट परफेक्ट है। तो ये थोड़ा सा इनका जो लॉजिक है ना, ये थोड़ा सा irrelevant लगता है। इस तरह इस क्वेश्चन को मत करिएगा प्लीज़, इस क्वेश्चन को मत करिएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, किसी रेलिवेंट का नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आती है बात, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अब यहाँ कह रहे हैं कि नहीं भाई डिविडेंड क्या है, डिविडेंड रेलेवेंट है, ऐसा कह रहे हैं ये। प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग मार्केट इम्परफेक्शंस मीन दैट चेंज इन द डिविडेंड पॉलिसी, प्रैक्टिकल
particularly reduction in the dividend paid can have an adverse effect on the shareholders wealth। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं डिविडेंड रेलिवेंट है भाई। ये कहते हैं क्या है? कहते हैं डिविडेंड रेलिवेंट है। और ये कहते हैं इंक्लूडिंग मार्केट इम्परफेक्शंस मीन दैट चेंज इन, अगर डिविडेंड पॉलिसी आप कंपनी को चेंज करती है तो क्या होता है, या आप रिडक्शन डिविडेंड जितना डिविडेंड दे रहे हो उसको अगर आप चेंज करते हो तो क्या होता है। तो साहब इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ेगा? इन सब चीज़ों का एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा शेयर होल्डर्स के वेल्थ पे। शेयर होल्डर्स का वेल्थ मतलब जो पैसे शेयर होल्डर्स को मिल रहे हैं, शेयर के प्राइजेस पे बुरा असर पड़ेगा। रिडक्शन इन डिविडेंड कैन कन्वे अ बैड न्यूज़ टू द शेयर होल्डर्स। तो भैया अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे ना तो शेयर्स की प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चेंज इन डिविडेंड पॉलिसी पर्टिकुलर रिडक्शन में कन्फ्लिक्ट विद द इन्वेस्टर्स लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट मतलब यहाँ पे ये कि जो भैया जो बंदे ऐसे हैं जो लोग सोचते हैं हमें जितना हर साल डिविडेंड मिलेगा उसी से हम अपने घर का खर्चा चलाएंगे, तो सोचिए उनकी हालत क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली दुखी हो जाएंगे। तो साहब लोगों की जो रिक्वायरमेंट है पैसे की, लिक्विडिटी की जो रिक्वायरमेंट है क्या होगा, उस पर साहब एक मतलब कन्फ्लिक्ट है, मतलब वो देना नहीं चाह रहे हैं और लोग लेना चाह रहे हैं, तो कन्फ्लिक्ट अराइज वहाँ पे हो जाता है। और इससे क्या हो जाएगा, जब लोग दुखी हो जाएंगे तो लोग शेयर्स बेचना स्टार्ट कर देंगे। जब शेयर्स लोग बेचना स्टार्ट कर देंगे तो शेयर्स की प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चेंजेस इन डिविडेंड पॉलिसी में अपसेट इन्वेस्टर्स टैक्स प्लानिंग क्लाइंटियल इफेक्ट, मतलब ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स। तो साहब जो लोग सोचते थे कि हर साल डिविडेंड मिलेगा, मैं उस पैसे से, अब होता क्या है ना कि दो तरीके से, अभी मैं इस अगले पेज पे मैं इसके बारे में डिस्कस पूरा अच्छे से करूँगा। वहाँ पे ये बात बताई गई है कि भैया अगर मैं सोच रहा था कि यार यहाँ से इतना पैसा मेरा डिविडेंड का मिल जाएगा, मैं इससे अपने टैक्स सेविंग प्लान कर पाऊँगा, तो अब आप दे ही नहीं रहे नियम से, या आप नहीं दे रहे हो कभी तो भी ठीक है, आप अब ऐसा दे रहे हो, डिविडेंड पॉलिसी बार बार चेंज कर रहे हो, तो उससे साहब जो बंदा प्लानिंग करने वाला है उसको इशू आता है। ये हम अभी अगले पेज पे कवर भी करेंगे। एज अ रिजल्ट कंपनीज टेंड टू अडॉप्ट स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। इसलिए साहब कहा गया है कंपनी को कैसी पॉलिसी अपनानी चाहिए? स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अपनानी चाहिए एंड कीप शेयर होल्डर्स इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी चेंजेस। और ऐसा हमें साहब शेयर होल्डर्स को चेंजेस के बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। डिविडेंड रेलिवेंस के बारे में बात की, इन थियोरी द लेवल ऑफ डिविडेंड इज इररिलेवेंट। इनका कहना है कि एंड इन परफेक्ट कैपिटल मार्केट इज डिफिकल्ट टू चैलेंज द डिविडेंड इररिलेवेंसी पोजीशन। हाउएवर वंस दीज एजम्पशंस आर रिलैक्स, जैसे आप ये एजम्पशन हटा दो जो भी इन्होंने परफेक्ट कैपिटल मार्केट वाला लिया हुआ था, सर्टन प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंसेस इमर्ज एंड द आर्ग्यूमेंट नीड्स फॉर द रिव्यू। तो जो भी उन्होंने आर्ग्यू किया हुआ है ना मॉडलेनी मिलर ने, उस पर हमको साहब एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है। इन्होंने सबसे पहला पॉइंट लिखा डिविडेंड सिग्नलिंग इन रियलिटी इन्वेस्ट डू नॉट हैव परफेक्ट इन्फो। असली में देखा जब मैंने क्या कहा था, परफेक्ट मार्केट में ये माना जाता है कि सभी के पास सभी इन्फॉर्मेशन, लेकिन सही विश्वास मानिए अगर आप प्रैक्टिकल में जाओगे ना, रियलिटी इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, डू नॉट हैव परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है, कैसे कैसे प्लान करने वाली है, ये सभी शेयर होल्डर्स को नहीं पता होता। लेकिन परफेक्ट मॉडल मिलर क्या कहते हैं कि सबको पता रहता है। Many authorities claim therefore that the pattern of dividend payment is a key concept। उनका कहना ये है भैया डिविडेंड आप कैसे दे रहे हो, कितना दे रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टर्स व्हेन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस। आप फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करने वाले हो, इसके लिए साहब डिविडेंड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल एन इंक्रीज इन डिविडेंड वुड सिग्नल ग्रेटर काउंट। अगर ऑब्वियसली बात है डिविडेंड बढ़ रहा है, इसका क्या होगा, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है मैनेजर एंड वुड लीड इन्वेस्टर्स टू इंक्रीज देयर एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर। उनको लगता है कि अब फ्यूचर में अच्छी अर्निंग होगी एंड कॉज अ राइज इन द उससे शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं। अ सर्टन डिविडेंड कट आउट ऑन द अदर हैंड, अगर अचानक से शेयर आप डिविडेंड काट ले रहे हो, अचानक से आप डिविडेंड नहीं देंगे, कुड हैव एन सीरियस इम्पैक्ट अपॉन इक्विटी, उसका साफ बुरा असर पड़ता है इक्विटी शेयर्स पे। दिस आर्ग्यूमेंट इम्प्लाइज दैट डिविडेंड पॉलिसी इज रेलेवेंट। इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से क्या दिख रहा है आपको, यही दिख रहा है कि डिविडेंड क्या है, एक रेलेवेंट फैक्टर है। फर्म शुड अटेम्प्ट टू अडॉप्ट स्टेबल एंड राइजिंग डिविडेंड पे आउट टू द मेंटेन इन्वेस्टर्स। अब कंपनी को साहब अच्छा स्टेबल डिविडेंड पे आउट वाला फॉर्मूला या बेंचमार्क बनाना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे। प्रेफरेंस टू करंट इनकम, लोग ये चाहते हैं कि भैया हमारे पास पैसा अभी आ जाए। अब आप शेयर्स, मैंने क्या कहा, कंपनी डिविडेंड ना दे, पैसे इन्वेस्ट करती रहे कंपनी में, खूब कंपनी जब बड़ी हो जाए तब शेयर प्राइस बढ़ेंगे, तब हम खाना खाएंगे, ऐसा तो ना हो सके, तब हमको मतलब हमारे शेयर के प्राइस बढ़े तब हम शेयर बेच के अपना काम कर सकते हैं। वह शेयर होल्डर बोलता है भाई मैं कितना इन्वेस्ट तो ना करूँ, इतना टाइम तो ना वेट करूँगा कि आप पूरा एक्सपैंड कर लो, फिर आपके शेयर प्राइस बढ़ जाएँ, तब मैं शेयर बेचूँ, तब मुझे कुछ पैसा मिले। तो वही कहते हैं भाई जो प्रेफरेंस होती है लोगों की वो क्या होती है कि हमें पैसा अभी मिले, मतलब डिविडेंड अभी दे दो। मेनी इन्वेस्टर्स रिक्वायर कैश डिविडेंड टू फाइनेंस करंट कंजम्पशन। दिस डज नॉट apply to individual investors
ये साहब इंडिविजुअल इन्वेस्टर पे अप्लाई नहीं होता है। नीडिंग कैश टू लिव ऑन, क्या बहुत बड़ी बात लिखी है, देखो मेनी इन्वेस्टर रिक्वायर कैश डिविडेंड, बहुत लोग कैश डिविडेंड चाहते हैं ताकि उन करंट को जो खाना पीना है वो रोटी सब्जी कर सकें। दिस डज नॉट अप्लाई टू इंडियन इन्वेस्टर्स नीडिंग कैश, ये ध्यान दीजिए, नॉर्मली एक व्यक्ति उस पर अप्लाई नहीं होगा, बट ऑल्सो टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एग्जाम्पल पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस कंपनीज हु रिक्वायर रेगुलर कैश इनफ्लो टू मेक डे टू डे। और ध्यान दीजिए ऐसी जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि भैया ये साल में एक बार देते हैं ना। दिस अप्लाइज दैट मेनी शेयर होल्डर्स विल प्रीफर कंपनीज हु पे रेगुलर कैश डिविडेंड एंड विल देयरफॉर वैल्यू द शेयर्स ऑफ सच अ कंपनी मोर हाइडली। तो साहब यहाँ बात ये कह रहे हैं साहब कि जो अगर कोई डेली यहाँ पे हमेशा अक्सर मतलब साल भर में पैसा मिलता रहे, हर 6-6 महीने पे अगर डिविडेंड देते रहें तो उसको लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और जो पैसा बहुत कभी कभार दे रहा है उसको लोग प्रेफर नहीं करेंगे साहब। अब ध्यान दीजिए एक अच्छी बात, वही जो मैंने कहा वही बात यहाँ लिखी है कि जो लोग इस थियरी का, डिविडेंड रिलेवेंसी थियरी का, ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड रिलेवेंसी थियरी का अपोज करते हैं वो क्या मतलब मॉडलनी मिलर क्या कहेंगे, द प्रोपोर्शन ऑफ डिविडेंड इरेलेवेंसी थियरी, जो प्रोपोनेंट्स हैं मतलब जो उसका पक्ष ले रहे हैं रिलेवेंसी थियरी वालों का, challenges this argument and claim that investors requiring cash can generate home-made dividend by selling शेयर। क्या कहते हैं कि भैया हम डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप शेयर्स तो बेच सकते हो ना। दिस आर्ग्यूमेंट हैज सम अट्रैक्ट, ऑब्वियसली बात इनका आर्ग्यूमेंट सही भी है, बट इट डज नॉट इग्नोर ट्रांजेक्शन। लेकिन ध्यान दीजिएगा ऑब्वियसली बात, जब शेयर्स आपके दाम बढ़ जाएंगे फिर शेयर्स को जब बेचोगे ना तो क्या लगेगा, उसके साथ आपका एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी खर्च होगा। तो यहाँ पे ये लोग इसको नहीं मान रहे। द सेल ऑफ शेयर्स इन्वॉल्व ब्रोकरेज कॉस्ट एंड कैन देयरफॉर बी अनअट्रैक्टिव, इससे साहब इसको लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं। टैक्सेशन, यहाँ पे एक अच्छी बात लिखी है कि भैया एक होते हैं रिच लोग, एक होते हैं पुअर लोग, ऐसी बातें थोड़ी सी यहाँ कही गई है, देख लेते हैं क्या बातें कही गई हैं। इन मेनी सिचुएशन इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स इज टैक्स इन अ डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम इनकम इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान दीजिए कैपिटल गेन पे टैक्स रेट अलग है और डिविडेंड का टैक्स रेट सिस्टम अलग है। दिस डिस्टॉर्शन इन द पर्सनल टैक्स सिस्टम कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस। अब ये जो अलग अलग टैक्स लगता है, डिविडेंड पे अलग रूल लगता है, कैपिटल गेन पे आप लोगों ने F6 में पढ़ा भी होगा कि कैपिटल गेन का रूल अलग है टैक्सेशन का और डिविडेंड पे रेट अलग लगता है। इसकी वजह से साहब बहुत सारे इन्वेस्टर्स का प्रेफरेंस क्या होता है वो अलग अलग होता है। तो द कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू दिस फर्दर कॉम्प्लिकेट्स अ डिविडेंड डिसीजन। इसकी वजह से अब देखो अब और कॉम्प्लिकेट हो गया ये फैसला करना कि हम डिविडेंड दें या शेयर प्राइस बढ़ाएं, एज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ शेयर होल्डर्स आर लाइकली टू प्रीफर डिफरेंट पे, वो लोग साहब अलग अलग पैटर्न पसंद करते हैं। जो रिच लोग हमें दिखाता हूँ वो लोग कैपिटल गेन क्यों पसंद करते हैं। वन सजेशन इज दैट कंपनीज आर लाइकली टू अट्रैक्ट अ क्लाइंटील ऑफ इन्वेस्टर्स। अब कंपनी क्या चाहिए, कंपनी साहब एक पर्टिकुलर सेगमेंट को अट्रैक्ट करना चाहेगी हु फेवर्स देयर डिविडेंड पॉलिसी, जो उनकी पॉलिसी के पक्ष में हो। एग्जाम्पल जो हायर रेट टैक्स पेयर वाले होते हैं वो प्रीफर करते हैं कैपिटल गेन, ध्यान दीजिएगा मार्क कर लीजिएगा अपनी किताब में, वो लोग कैपिटल गेन प्रीफर करते हैं टू, वो डिविडेंड इनकम को कम प्रीफर करते हैं एज दे कैन चूज़। क्योंकि होता क्या है साहब, अपने वो शेयर्स को जब चाहे तब बेचेंगे, वो अपने हिसाब से शेयर्स को बेचेंगे। उससे क्या होगा कि जिस साल में उनको बेचना होगा, जिस टाइम पे बेचना होगा, वो अपना उस साल का क्या करेंगे, टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। हायर टैक्स रेट प्रीफर्स payers may prefer capital gain to dividend income as they can choose the timing of gain, है ना, उससे वो साहब डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कब ये डिविडेंड चाहिए टू मिनिमाइज द टैक्स बर्डन। इन दिस केस कंपनीज शुड बी वेरी कॉशियस इन मेकिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस टू डिविडेंड पॉलिसी एज इट कुड अपसेट देयर इन्वेस्ट। साहब अब यहाँ पर डिविडेंड अगर रहेगा ना साहब तो वो कभी भी मिल जाता है, उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ सकता है। फिर लिखिए अदर प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स, लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिविडेंड पेमेंट रूल्स। अब बहुत सारे साहब होता क्या है, ठीक है डिविडेंड के बारे में बात, लेकिन ध्यान दें डिविडेंड जब हम देते हैं या नहीं देते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं, जिसकी वजह से साहब हम डिविडेंड कितना देंगे ये एक डिसाइडेड है पहले से गवर्नमेंट के द्वारा। रूल्स एज टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट दैट प्रिवेंट एक्सेस कैश डिस्ट्रीब्यूशन। साहब आपको इतना ही डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे कि ये ना दिखे कि आप एक एक्सेस कैश डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। बॉन्ड एंड लोन एग्रीमेंट में कंटेन कोविनेंट्स, मतलब एग्रीमेंट है ना, कॉन्ट्रैक्ट कंटेन कोविनेंट्स दैट रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड अ फर्म कैन पे। तो जो बॉन्ड होल्डर जिन्होंने साहब जिन्होंने कंपनी को क्या दिया, कर्ज दिया है, जिन्होंने कंपनी को उधार दिया हुआ है या लोन एग्री जो बैंक वालों ने पैसे दिए हैं, उनके भी तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते होंगे ना कंपनी के साथ कि भैया आप कितना डिविडेंड बांटोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट में कहता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है साहब वो क्या करता है, कितनी बार रोकता है, कंटेन कोविनेंट्स दैट रिस्ट्रिक्ट, रोकता है कि कितना डिविडेंड देना है। तो ये भी एक ध्यान, जब हम डिविडेंड देते हैं तो हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। सच लिमिटेशन प्रोटेक्ट क्रेडिटर्स बाय रिस्ट्रिक्टिंग द फर्म्स एबिलिटी टू ट्रांसफर। इसकी वजह से क्या होता है साहब कि अब ये लिमिटेशन लगने से अच्छी बात ये होती है साहब कि जो क्रेडिटर्स जिन लोगों ने पैसा कंपनी को दिया है वो क्या होते हैं, वो थोड़ा सा
सेफ हो जाते हैं भैया चलो ठीक कंपनी के पास इतने पैसे तो हैं कम से कम। सच लिमिटेशन प्रोटेक्ट किसको कर प्रोटेक्ट क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करता है बाय रिस्ट्रिक्टिंग द फर्म्स एबिलिटी टू ट्रांसफर वैल्यू, पैसे को रोकने से पैसे को बाहर जाने से रोकता है फ्रॉम बॉन्ड होल्डर्स टू शेयर होल्डर्स बाय पेइंग एक्सेसिव डिविडेंड। लिक्विडिटी की बात, कंसिडर अवेलेबिलिटी ऑफ कैश नॉट जस्ट Consider availability of cash not just to fund the dividend but also cash needed for continuing working capital requirement। अब साहब कंपनी को पैसे की ज़रूरत भी तो होती है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ डिविडेंड देना है। कंपनी को साहब पैसे से अपने रोज़ का जो डेली का सेल परचेज है अपने क्रेडिटर्स को पे करना है, कहीं बिजली का बिल, सैलरी, इन सब चीज़ों के लिए साहब हमको पैसे रखने चाहिए, ये बात यहाँ पर कही गई है। ऑल्टरनेटिव टू कैश, आप सब कैश डिविडेंड के अलावा क्या दे सकते हो, मतलब कैश डिविडेंड ना दो, आप उसके बदले कुछ और दे दो। तो वहाँ पे इन्होंने बात की हुई कि आप शेयर परचेज करो, मतलब इनका कहना ये है कि आप लोगों को क्या करो, आप लोगों को जो शेयर आप इन लोगों को दिया हुआ है और जैसे ही आपकी इनकम होती है आप इसी पैसे से क्या करो, इसी पैसे से लोगों को बोलो कि आप अपने शेयर्स क्या करो हमें वापस बेच दो। तो लोगों को तो पैसा चाहिए ना, आप पैसा दे दो और उसके शेयर्स ले लो। तो आपने क्या किया, आपने लोगों को पैसा दे दिया और शेयर्स वापस ले लिया, आपने डिविडेंड नहीं दिया और उनके शेयर्स ले लिए। तो शेयर ले लोगे तो क्या जब अगली बार आपको उनको डिविडेंड देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। लिखिए बात, कंसिडर यूजिंग कैश टू बाई बैक शेयर्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू डिविडेंड, पर्टिकुलर दिस इफ सरप्लस कैश अवेलेबल वुड डिस्टॉर्ट नॉर्मल डिविडेंड पॉलिसी। अगर आपके पास आप बहुत ज़्यादा कैश रहेगा है ना, तो उससे क्या होगा साहब आपकी डिविडेंड पॉलिसी ख़राब हो जाएगी। ऑल्टरनेटिवली इज टू पे वन ऑफ सरप्लस एज अ स्पेसिफाइड स्पेशल डिविडेंड। अब इसके अलावा साहब स्पेशल डिविडेंड के रूप में आप दे सकते हो साहब। स्क्रिप्ट डिविडेंड मतलब यहाँ पे होता है साहब कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपनी वाले क्या करते हैं साहब, अपनी कंपनी के नए शेयर दे देते हैं। मतलब हम लोग डिविडेंड ना दे के एक नया शेयर दे रहे हैं, मतलब आपके पास 10 शेयर थे, हमने बोला लो एक शेयर और ले लो। तो क्या हमने पैसा दिया? नहीं, पैसे हमारे पास ही हैं, हमने एक शेयर और कागज़ में बनवा करके छाप के दे दिया इनको कि ठीक है आपके पास एक और शेयर है। तो अगली बार ये हो जाएगा, हाँ अगली बार साहब अब इसके पास हर आदमी के पास नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएंगे और जब भी कभी हम डिविडेंड देंगे असली वाला कैश वाला, तो हमको काफ़ी सारे शेयर्स पे क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा साहब। A scrip dividend is where a company allows its shareholders to take their dividend in the form of new share rather than cash. The advantage of shareholders of a scrip dividend that they can painlessly increase their share। इससे आप कंपनी के आसानी से शेयर होल्डर्स बढ़ गए, कंपनी को नए नए अट्रैक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ना कोई ब्रोकरेज कमीशन कुछ भी नहीं देना पड़ा। द एडवांटेज ऑफ द कंपनी इज नॉट हैव टू फाइंड द कैश टू पे। अब साहब इससे अच्छा फ़ायदा ये भी है कि कंपनी को साहब कैश मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, जब कंपनी को देना हो अपना नया शेयर इशू करके दे दो उनको, काम खत्म। Bonus script issue is a method of altering share capital without raising cash. It is done by changing the company's reserve into share capital। कंपनी क्या करती है साहब, यहाँ पे कंपनी के पास जो भी रिजर्व्स पड़े हुए हैं साहब उसी को क्या करती है कंपनी शेयर्स में कन्वर्ट करके दे देती है। द बोनस इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू, ध्यान दीजिए यहाँ कंपनी बोनस इशू नहीं कर रही है साहब, यहाँ पे कंपनी स्क्रिप्ट इशू कर रही है, ध्यान दीजिएगा। बोनस इशू अलग हो, बोनस इशू मतलब उसमें ये होता है साहब कि कंपनी 1 for 5 आपके पास एक शेयर है तो हम आपको इतने शेयर देंगे, दैट इज़ बोनस इशू। यहाँ बोनस इशू नहीं है। अब बोनस इशू नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू कैश डिविडेंड ऑल्दो दीज शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम अ कंपनी टू शेयर होल्डर्स। यहाँ पर सब कंपनी अपने शेयर्स को बांटती है शेयर होल्डर्स को। दिस डज नॉट रिप्रेजेंट एन इकोनॉमिक इवेंट एंड नो वेल्थ चेंज हैंड्स। ऑब्वियसली यहाँ कोई पैसा वैसा आता नहीं है, कंपनी शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को पैसा शेयर होल्डर्स को शेयर्स भी दे देती है, कुछ कैश नहीं देती है। The current shareholders simply receive new shares for free and in proportion to their previous share in the company। अब ये जो हमने बोनस इशू या स्क्रिप्ट इशू किया था ये एक कैश डिविडेंड का मतलब है, आप इसको ऑल्टरनेटिव मत मानिए क्योंकि ये थोड़ा सा इन्होंने कहा हुआ ऑल्टरनेटिव नहीं है। द रेट ऑफ बोनस इशू इज नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इशूड फॉर ईच एग्जिस्टिंग शेयर हेल्ड। तो हम लोग जब यहाँ स्क्रिप्ट इशू करते हैं तो हम लोग ये नहीं कहते कि एक शेयर के बदले इतना मिलेगा, हम लोग ये कहते हैं नॉर्मली इतना आपको हर शेयर पर डिविडेंड मिलेगा। Note that a dividend decision is also relevant for the ACC Advanced Financial Management Exam and should you choose to study it, तो आपको चूज़ करना है, ऐसा सो कह रहे हैं कि जो भी एनी हाउ। तो ये लिखा आपने इस चैप्टर में बहुत कुछ प्रैक्टिकल नहीं था, दिस वॉज अ वेरी इजी चैप्टर। तो आपको मज़ा आया होगा इस चैप्टर को देख करके। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।